सोचिए आपको एक समाज बनाना है, बिल्कुल शुरुआत से। आपके पास कोई संविधान नहीं है, कोई संसद नहीं, कोई राजा भी नहीं, सिर्फ जंगल है और कुछ परिवार। तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? शायद आप संसद के आलीशान हॉल में नहीं, बल्कि जंगलों को साफ करके जमीन के पहले टुकड़े से अपनी व्यवस्था की नींव रखेंगे। और आज हम जिस व्यवस्था की बात करने वाले हैं उसने ठीक यही किया है। हमारे पास एक नोट है जो मुंडा शासन व्यवस्था की बात करता है। ये एक ऐसी आदिवासी शासन प्रणाली है जिसकी जड़ें जमीन और समुदाय में इतनी गहरी हैं कि वो अपने आप में एक पूरी सरकार बन गई। आज हम इसी के परतों को खोलेंगे, मतलब गांवों के मुखिया से लेकर उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट तक। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक समाज को जमीन से कैसे बनाया जाता है, पावर किसके हाथ में होती है, और सबसे जरूरी, जब कोई बाहरी ढांचा ना हो तो न्याय कैसे होता है। यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये गवर्नेंस का एक बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट है। तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। एक जंगल है। समाज बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? जमीन। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प शब्द निकल कर आता है, खुटकट्टीदार। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस एक शब्द में पूरी व्यवस्था का डीएनए छिपा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये शब्द ही इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है, उसकी जड़ है। खुटकट्टीदार का मतलब है वो इंसान या वो परिवार जिसने जंगल के किसी हिस्से को साफ करके उसे खेती के लायक बनाया, और जिस जमीन को उन्होंने बनाया वो खुटकट्टी भूमि कहलाई। ये आज के जमीन खरीदने या बेचने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये जमीन पर हक, अधिकार पैदा करने की प्रक्रिया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका अधिकार किसी सरकारी दस्तावेज या किसी राजा के फरमान से नहीं आ रहा है। आपका अधिकार आपकी मेहनत से उस जमीन को बनाने के काम से पैदा हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जमीन पर पहला हक सरकार का नहीं, बल्कि उसे बसाने वाले समुदाय का था। बिल्कुल, यही इस व्यवस्था का सबसे क्रांतिकारी विचार है। पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम लेबर, नॉट फ्रॉम डिक्री। यानी शक्ति फरमान से नहीं, मेहनत से आती है। और स्रोत ये भी बताता है कि इन भूमि निर्माताओं के वंश को, उनकी पूरी पीढ़ी को परिवार कहा जाता था। अच्छा, परिवार? तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, ये उस पूरे खानदान का, उस पूरे वंश का सामूहिक अधिकार बन गया। ये एक तरह की कम्युनिटी ओनरशिप थी, जहां जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती थी। ये खुटकट्टीदार वाली बात मुझे बहुत कमाल की लग रही है। मतलब आपका रुतबा और आपका अधिकार इस बात से तय हो रहा है कि आपके पुरखों ने कितनी मेहनत से जंगल को खेत में बदला। ये तो पूरी तरह से एक मेहनत आधारित समाज की नींव है। ठीक है, तो जमीन तैयार हो गई, लोग बस गए, गांव बन गया। अब अगला सवाल, इस गांव को चलाएगा कौन? रोजमर्रा के मसले, छोटे मोटे झगड़े, ये सब कौन देखेगा? और यहीं पे सिस्टम का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल आता है। हर गांव का एक प्रधान होता था, जिसे मुंडा कहा जाता था। मुंडा? हाँ, और ये पद सिर्फ नाम का नहीं था, इसके पास असली शक्तियां थी। स्रोत के मुताबिक इनकी दो मुख्य जिम्मेदारियां थी, लगान वसूलना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना। लगान और लॉ एंड ऑर्डर? जी, यानी फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों इनके हाथ में था। और ये मुंडा बनता कैसे था? क्या कोई चुनाव होता था या कोई और तरीका? नहीं, यहाँ पर वंशानुगत परंपरा काम करती थी। स्रोत साफ कहता है कि एक वंशानुगत पद था। अच्छा, वंशानुगत। ये एक तरह से उस परिवार के योगदान का सम्मान भी था और व्यवस्था में एक स्थिरता भी बनाए रखता था। तो मुंडा एक तरह से गांव का सीईओ और पुलिस चीफ दोनों हो गया। लेकिन क्या सारे फैसले वो ही अकेले लेता था? अगर किसी को मुंडा का फैसला पसंद ना आए तो क्या कोई पंचायत जैसी चीज थी, कोई काउंसिल? अब बिल्कुल अकेले मुखिया का राज नहीं था। मुंडा समुदाय में हमेशा से सामूहिकता पर जोर रहा है। हर गांव की अपनी एक पंचायत होती थी, जिसे हातू कहा जाता था। हातू? हाँ, हातू। और इस हातू पंचायत का प्रमुख हातू मुंडा होता था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होते थे। गांव के आपसी झगड़े, सामाजिक नियम कानून, त्योहारों का आयोजन, ये सारे फैसले सामूहिक रूप से इसी हातू में लिए जाते थे। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो ये सिस्टम अब आकार ले रहा है। हमारे पास खुटकट्टीदार है जिन्होंने जमीन बनाई, उनके वंशज गांव में रहते हैं। गांव का एक वंशानुगत मुखिया मुंडा है और फैसले लेने के लिए एक पंचायत हातू है। यहां तक तो एक गांव की कहानी साफ है। लेकिन असल मुश्किल तो तब आती है जब मामला एक गांव से बड़ा हो।
मान लीजिए दो गांवों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो जाए या जमीन की सीमा को लेकर कोई विवाद हो, तब तो एक गांव का हाथू मुंडा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में पावर किसके पास जाती थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं से ये व्यवस्था एक साधारण ग्रामीण सिस्टम से ऊपर उठकर एक क्षेत्रीय सरकार का रूप ले लेती है। जब मामला दो या दो से ज्यादा गांवों का होता था तो उसे सुलझाने के लिए एक बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली पंचायत थी जिसे पढ़ा पंचायत कहा जाता था। पढ़ा पंचायत, जी, ये एक तरह की इंटर विलेज काउंसिल थी जो कई गांवों को मिलाकर बनती थी। अक्सर ऐसा होता था कि एक ही वंश या परिवार से निकले गांव मिलकर अपना एक पढ़ा बनाते थे। और इस पढ़ा पंचायत का काम सिर्फ झगड़े सुलझाना था या कुछ और भी? क्योंकि स्रोत में एक लाइन है जो बहुत बहुत चौंकाने वाली है। इसमें लिखा है कि ये मुंडा जनजाति की सर्वोच्च संस्था थी जिसे सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी गई है। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बड़ी पंचायत नहीं थी बल्कि ये अपने आप में एक पैरेलल सरकार थी? मतलब अपनी संसद, अपना सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ? बिल्कुल, और यही बात इस पूरी व्यवस्था को इतना असाधारण बनाती है। ये किसी बाहरी राजा या बाद में आई अंग्रेजी हुकूमत के मातहत नहीं थी। ये एक स्वायत्त, एक ऑटोनोमस सरकार थी। स्वायत्त? हाँ, विधायिका यानी नियम बनाने का अधिकार, कार्यपालिका यानी उन नियमों को लागू करवाने का अधिकार, और न्यायपालिका यानी न्याय करने और सजा देने का अधिकार। ये तीनों शक्तियां इसी पढ़ा पंचायत के पास थीं। ये एक राज्य के भीतर एक स्वशासित राज्य जैसा था। वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो इस सुपर गवर्नमेंट, इस पढ़ा पंचायत का मुखिया कौन होता था? क्या उसका भी कोई नाम था? यहाँ स्रोत पढ़ा राजा की तरफ इशारा करता है और इस पर एक स्टार भी लगा है जो बताता है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक जरूरी फैक्ट है। हाँ, इस सर्वोच्च संस्था का प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता था। वो सर्वोच्च न्यायाधीश और प्रशासक की भूमिका में होता था। लेकिन जो बात यहां और भी ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि राजा अकेला तानाशाह नहीं था। अच्छा? वो अकेले सारे फैसले नहीं लेता था। उसकी मदद के लिए, उसे सलाह देने के लिए और उसके आदेशों को लागू करवाने के लिए एक पूरी की पूरी परिषद, एक मंत्रिमंडल मौजूद था। और हर अधिकारी की भूमिका इतनी स्पष्ट रूप से तय थी जितना किसी आज की मॉडर्न सरकार में होती है। एक पूरा मंत्रिमंडल, ये तो कमाल है। स्रोत में इसकी एक लिस्ट भी दी गई है। चलिए इस कैबिनेट को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहला जिक्र है ठाकुर का, जो पढ़ा राजा का सहायक बताया गया है। तो ये एक तरह से डिप्टी या वाइस प्रेसिडेंट जैसा हो गया। हाँ, आप कह सकते हैं। वो राजा का दाहिना हाथ होता था और शायद उसकी गैर मौजूदगी में फैसले भी लेता होगा। इसके बाद आता है दीवान, जिसे सीधे सीधे राजा का मंत्री कहा गया है। मंत्री? जी, ये आज के कैबिनेट मिनिस्टर या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जैसा पद हो सकता है, जो पूरे प्रशासन को देखने का काम करता था। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। आगे पांडे का जिक्र है, जिसका काम दस्तावेजों का रख रखाव करना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि ये व्यवस्था सिर्फ मौखिक परंपरा पर नहीं चल रही थी। बाकायदा रिकॉर्ड रखे जा रहे थे, फैसलों को लिखा जा रहा था। पांडे एक तरह से सरकार का चीफ सेक्रेटरी या रिकॉर्ड कीपर था। बिल्कुल। और आगे देखिए, बरकंदाज, गांव का सिपाही। सिपाही मतलब पुलिस? हाँ, ये कार्यपालिका की शक्ति का प्रतीक है। यानी पंचायत के फैसलों को जमीन पर लागू करवाने के लिए या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उनके पास अपनी एक पुलिस फोर्स भी थी। फिर है दारोगा, जो सभा की कार्यवाही का नियंत्रक था। नियंत्रक? सोचिए, जैसे आज हमारी संसद में स्पीकर होते हैं जो तय करते हैं कि कौन बोलेगा, बहस कैसे होगी। अच्छा, मॉडरेटर की तरह। हाँ, वैसे ही दारोगा पूरी पंचायत की मीटिंग को मॉडरेट करता था। लेकिन इस लिस्ट का जो आखिरी नाम है उसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। लाल, जिसे सभा का वकील बताया गया है। वकील, इसका मतलब यह है कि पढ़ा पंचायत में जब सुनवाई होती थी तो वो सिर्फ राजा की मर्जी से नहीं होती थी। वहां बाकायदा बहस होती थी, पक्ष और विपक्ष को सुना जाता था और किसी की तरफ से दलीलें पेश करने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति होता था। ये न्याय प्रक्रिया के कितने विकसित होने का संकेत है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि न्याय के सिद्धांत, जैसे कि दोनों पक्षों को सुनना, जिसे हम ऑडियो अल्ट्राम पार्टम कहते हैं, उनकी संस्कृति में गहराई से बसे हुए थे। तो अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक राजा है जो हेड ऑफ स्टेट है, उसका सहायक है यानी डिप्टी, एक मंत्री है यानी प्राइम मिनिस्टर, एक सचिव है पांड्य, एक पुलिस ऑफिसर है बरखंदाज, एक स्पीकर है दारोगा, और एक वकील भी लाल। और एक वकील भी।
ये कोई साधारण कबीलाई पंचायत नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी विकसित और परिष्कृत सरकार थी। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो ये एक पिरामिड जैसा लगता है, लेकिन ऐसा पिरामिड जो नीचे से ऊपर की ओर बना है। सबसे नीचे नींव का पत्थर है खूंट कट्टीदार परिवार जिन्होंने जमीन बनाई। इन पत्थरों से गांव के ब्लॉक्स बने जिन्हें मुंडा मैनेज करता है। सही। और फिर कई ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने और संभालने के लिए सबसे ऊपर पढ़ा पंचायत का पत्थर रखा है। यहाँ पावर ऊपर से नीचे नहीं आ रही, बल्कि ऊपर वाले की पावर नीचे की नींव की मजबूती से आ रही है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही कहा। ये शासन का एक क्लासिक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। आज हम ग्राम स्वराज और डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुंडा समुदाय सदियों से इसे जी रहा था। उनका मॉडल शायद आज के हमारे कई गवर्नेंस मॉडल से ज्यादा प्रभावी और समुदाय आधारित था। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। स्रोत में ये तो साफ बताया कि गांव के मुंडा का पद वंशानुगत था, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन पढ़ा राजा के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सर्वोच्च पद के लिए चुनाव की कोई अलग प्रक्रिया थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और ये इस व्यवस्था की एक और खूबी की ओर इशारा कर सकता है। देखिए, चूंकि स्रोत इस बारे में चुप है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रबल संभावना यह है कि पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं था। हो सकता है कि पढ़ा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के मुंडा और जो दूसरे प्रतिनिधि होते थे, वो सब मिलकर अपने में से सबसे योग्य व्यक्ति को पढ़ा राजा के तौर पर चुनते हों। अगर ऐसा था तो ये तो और भी अद्भुत है। मतलब गांव के स्तर पर स्थिरता के लिए वंशानुगत नेतृत्व, लेकिन सर्वोच्च पद के लिए योग्यता और आम सहमति पर आधारित एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ये तो दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ संयोजन है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और संतुलित अप्रोच को दिखाता है। गांव में एक ही परिवार का शासन होने से अंदरूनी कलह और झगड़े कम होते हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन सर्वोच्च नेता अगर चुनावा हो तो यह सुनिश्चित होता है कि उसके पास सभी गांवों का विश्वास और सम्मान है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि मुंडा शासन व्यवस्था की बुनियाद खूंट कट्टी भूमि है, यानी समुदाय द्वारा मेहनत से बनाई गई जमीन। गांव के स्तर पर एक वंशानुगत मुंडा शासन करता है, जिसकी मदद के लिए हाथू पंचायत है, और कई गांवों के ऊपर एक सर्वोच्च सरकार के तौर पर पढ़ा पंचायत काम करती है, जिसका नेतृत्व पढ़ा राजा और उसका पूरा मंत्रिमंडल करता है। और जो मुख्य बात हमें इस स्रोत से मिलती है वह है इस सिस्टम की संपूर्णता और जटिलता। यह सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, यह विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ एक पूरी आत्मनिर्भर प्रणाली है जो किसी बाहरी सत्ता के बिना सदियों तक सफलतापूर्वक काम करती रही। हमारी ये पूरी बातचीत इस व्यवस्था की संरचना पर, उसके ढांचे पर आधारित थी, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। और ये सोचने पर मजबूर करती है। ये तो शक्ति का एक खाका है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं होती हैं। इस ढांचे ने पीढ़ियों से बदलावों, संकटों और अंदरूनी लड़ाइयों को कैसे संभाला होगा? यही वो सवाल है जो हमें आगे सोचने के लिए छोड़ जाता है। स्रोत हमें पद और पंचायत के बारे में बताता है, लेकिन यह हमें उन अलिखित नियमों, सामाजिक परंपराओं और उस डायनामिक्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसने इस कागजी व्यवस्था को असलियत में काम करने लायक बनाया होगा। मिसाल के तौर पर, जब किसी पढ़ा राजा का फैसला किसी शक्तिशाली गांव को पसंद नहीं आया, तब क्या हुआ? सही बात है। या जब बाहरी ताकतों जैसे दूसरे राजाओं या बाद में ब्रिटिश सरकार से उनका सामना हुआ, तो इस प्रणाली ने खुद को कैसे बदला, कैसे अडेप्ट किया? ये एक विचारणीय प्रश्न।